आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऊष्मा से संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन मेंशन किए हैं और ऊष्मा यानी कि हीट से जो और भी क्वेश्चन अभी बनेंगे उनको हम अगले पार्ट में मेंशन करेंगे। तो देखो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हीट से संबंधित 25 इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है, या हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो पहले ऑप्शन में दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड बी पार्ट में दे रखा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड और सी ऑप्शन है 41 डिग्री सेंटीग्रेड और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखो मनुष्य के जो शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे केल्विन में पूछता है कि केल्विन में मनुष्य का सामान्य ताप होता है तो आप ध्यान रखना 310 केल्विन होता है। और ये ध्यान रखना केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, 310 केल्विन होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑप्शन में क्या था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सेंटीग्रेड में पूछता है तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप सेंटी डिग्री में अगर पूछता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और अगर केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन हो जाएगा। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि द्रव के जलवाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो द्रव के जलवाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है गलन, दूसरा है आपका वाष्पन, तीसरा है संघनन और चौथा है जमना। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द्रव के जलवाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वाष्पन, यानी कि वाष्पन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है कि थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं। थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इसका क्वथनांक अधिक होता है, दूसरा है ये चमकदार होता है और तीसरा ऑप्शन है इसका वाष्प दाब कम होता है और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग या थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है। क्या होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। तो पारे का क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक अधिक होता है। और आप ध्यान रखना पारा भी क्या है, पारा एक धातु होता है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है कि ऊष्मा का सुचालक है। तो इसमें आपको बताना है कि ऊष्मा का सुचालक क्या है। तो देखो ऊष्मा का सुचालक यानी कि हीट का गुड कंडक्टर क्या है। तो देखो सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, हमने आपको बताया था, इससे पीछे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जिनमें ऊष्मा का संचरण बहुत ही आसानी से होता है वे क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं या चालक कहलाते हैं। और जिनमें ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है वह कुचालक कहलाते हैं।
तो देखो इसको यहाँ पर क्या कह रहा था कि ऊष्मा का सुचालक है। तो देखो पहला ऑप्शन है लकड़ी, तो दूसरा है कांच, तीसरा है तांबा और चौथा है कागज। तो देखो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तांबा। तो तांबा क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की, और इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखो किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का तापमान होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको बर्फ का तापमान बताना है। तो पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि बर्फ़ का तापमान क्या होता है। तो जो बर्फ़ का तापमान है वह, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है, यानी कि सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन है विकिरण द्वारा, सेकंड है संवहन द्वारा, और तीसरा है हवा द्वारा, और चौथा है बाष्पन द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है। तो देखो सूर्य क्या है? सूर्य का प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है, और हमने आपको बताया था कैसी ऊर्जा होता है। तो सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होता है। ठीक है, तो सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा विकिरण द्वारा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है कि क्वेश्चन नंबर 8, तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपको बताना है इसमें कि तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है रगड़ने से, दूसरा है आघात से, तीसरा है फूंक मारने से, और चौथा है खींचने से। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा कि तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। रगड़ने से तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, और ना ही तबले में फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होगी, और ना खींचने से होगी। तो कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है? जब हम तबले को बजाते हो तभी तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आघात से। तो तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है आघात से। अगला क्वेश्चन है कि सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है रगड़ने से, दूसरा है आघात से, तीसरा है खींचने से, और चौथा है फूंक मारने से। तो देखो सितार में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खींचने से। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो देखो ये साउंड से क्वेश्चन लिया गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो हमने आपको बताया था कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोसों में होती है, यानी कि ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी साउंड से है कि ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है। ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है। तो ये भी हमने आपको बताया था कि ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकेंड। और या करके हमने बताया था जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड। तो आप ध्यान रखना दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। तो पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1/10 सेकेंड।
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। तो इसमें आपको बताना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में जो ताप मापने का जो विभाजन स्केल क्या होता है। तो देखो, पहला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा दे रखा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा ऑप्शन है आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और चौथा दे रखा है 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका हो जाएगा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जब तरंगे पर पढ़ाया था, तब आपको ये समझाया था कि सुरंग क्या होते हैं और गर्त क्या होते हैं, और दो सुरंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है। तो देखो, यहाँ भी समझ लेते हैं। देखो, ये क्या है, कोई एक तरंग है, वेव है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ऊपर वाले ये क्या कहलाते हैं, ये सुरंग कहलाते हैं और ये गर्त कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला सुरंग और ये दूसरा सुरंग। तो इनके जो बीच की दूरी होगी उसको क्या बोलते थे, लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य। और नीचे वाले दो गर्त होते हैं ये, और दो गर्तों के भी बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ऊपर जो होते हैं इनको सुरंग बोलते हैं और नीचे वाले इनको गर्त बोलते हैं। तो दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन लिया है हमने कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका डीएलएड थर्ड सेम में पूछा गया है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है आपका आवर्तकाल, दूसरा है आपका आयाम, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन लिया है कि वायु दाब आरोपित होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वायु दाब आरोपित होता है, यानी कि कहाँ आरोपित होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका केवल ऊपर की दिशा में, दूसरा है केवल नीचे की दिशा में, और तीसरा है चारों दिशाओं में, और लास्ट है किसी भी दिशा में नहीं। तो वायु दाब आरोपित करती है या होता है, तो कहाँ होता है, चारों दिशाओं में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य का ताप मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से, कि सूर्य का ताप मापा जाता है। तो देखो, पहला है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है गैस तापमापी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पायरोमीटर तापमापी द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आपका बाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही होगा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि न्यूनतम संभव ताप क्या होता है। तो पहला है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है -373 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है आपका 0 डिग्री, और तीसरा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, न्यूनतम संभव ताप आपका क्या होगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है आपका कि वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तुओं को गर्म करने पर
उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका चाल घट जाती है, दूसरा है चाल बढ़ जाती है, तीसरा है आपका भार बढ़ जाता है और लास्ट है भार घट जाता है। तो आपको यहाँ बताना है कि अगर हम वस्तुओं को गर्म करें तो उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अगर आप किसी भी वस्तु को गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसके जो अणु होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, उसके अणुओं की जो चाल होगी वो बढ़ जाती है या बढ़ जाएगी, यानी कि अणुओं की चाल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि अत्यधिक उच्च ताप या ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, वायु युग्म तापमापी से, सी है आपका पूर्ण विकिरण तापमापी से और लास्ट है नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पूर्ण विकिरण तापमापी से। इसको अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है। तो देखो यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है, चौथा मेंशन नहीं हो पाया। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है। तो पहला है आपका जूल, दूसरा है ओम और तीसरा है एम्पियर और चौथा यहाँ पर हमने मेंशन किया था वोल्ट। ठीक है, तो ऊष्मा की यूनिट होगी तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन है आपका कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो अभी इसको हमने आपको पीछे समझाया भी था, वहाँ हमने क्वेश्चन किया था कि मनुष्य का सामान्य ताप होता है, तो वहाँ पर ये डिस्कस भी किया था। तो केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है आपका 310 केल्विन। तो आप ध्यान रखना केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही होगा 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मा का कुचालक है। इससे पीछे हमने आपको सुचालक के बारे में बताया था। तो कुचालक क्या होते हैं, जिसमें ऊष्मा का संचरण संभव नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन लिया है, पहला ऑप्शन है आपका कागज, अगला है लोहा, तांबा और लास्ट है एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि जिसमें क्या हो, ऊष्मा का संचरण ना हो। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कागज। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि तरंग की तीव्रता का मात्रक है। तो ध्वनि तरंग की तीव्रता को भी मैंने आपको समझाया है। तो ध्वनि तरंग की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखो ये क्या होता है, इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। ये होता है I = P/A, ठीक है। तो ध्वनि तरंग की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, I = P/A और ये यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा आपका, पी का क्या होगा, वाट, और क्षेत्रफल का होगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्वनि तरंग की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा आपका, पहला ही सही होगा, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक आपको बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है सेकेंड, दूसरा है मीटर, तीसरा है एच जेड को बोलते हैं हर्ट्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, एच जेड यानी कि हर्ट्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि तरंग चाल का मात्रक है। तो देखो तरंग चाल क्या होती है, पहले इसी को समझ लेते हैं कि किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। यानी कि किसी भी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। तो देखो तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। तो तरंग की चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड।
क्योंकि चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले पार्ट में हमने 25 वेरी शॉर्ट या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंशन किए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो शेष क्वेश्चन है बकाया हम इसको सेकेंड पार्ट में मेंशन करेंगे, तो आप ये कर लेना। डीएलएड थर्ड सेम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपका साउंड और वेव यानी कि साउंड और हीट अगर आपका सिलेबस में है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर ऊष्मा और तरंग आपके सिलेबस में दे रखा है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगली वीडियो में भी हम लगभग 25 क्वेश्चन मेंशन किए करेंगे, तो उसको सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे।